Hello and welcome to another episode of नमस्कार Indian और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी का स्वागत करना चाहता हूं। प्रोफेसर मरांदी ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Bordet finns Carl Dogstam over to teaming, Rig Brower the Nod, and Kerry Thettelgord. I want to start. मैं ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर आपके फैले प्रभावों से शुरुआत करना चाहता हूं। इस क्षण का क्या महत्व है, विशेष रूप से ईरानियों के लिए? Particularly for Iranians. It's clearly a major achievement. ये स्पष्ट रूप से ईरानियों और प्रतिरोध धुरी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये तथ्य कि ट्रंप, जिन्होंने शुरू में आत्मसमर्पण और बिना शर्त हार की बात की थी, मेरा ख्याल है ये उन पहली बातों में से एक थी जो उन्होंने युद्ध के बाद कही थी, या कम से कम पोस्ट की थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने ये बात दोनों युद्धों के लिए कही थी, 12 दिवसीय युद्ध और इस युद्ध के लिए भी, और फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा और अंततः उन्होंने अपनी 35 सूत्रीय योजना पेश की जिसे ईरान ने अस्वीकार कर दिया। ये तथ्य कि उन्हें ईरान के ढांचे, ईरान की सूत्रीय योजना को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करना पड़ा, मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह साम्राज्य की विफलता है। यह असफलता का संकेत है। इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है। It's a sign of failure. That doesn't mean the war is over. And the Iranians are prepared for. ईरानी युद्ध को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस चरण में ट्रंप के लिए ऐसा करना बहुत कठिन होगा। वह ईरान के संवर्धित यूरेनियम को चुराने के लिए कोई अभियान चलाने में सक्षम नहीं रहे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान को रखने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा वह ईरान की एक भी वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है और देश भर में लोग सरकार, राज्य, नेताओं, सशस्त्र बलों और क्षेत्र में सक्रिय प्रतिरोध धुरी के समर्थन में सड़कों पर रैलियां कर रहे हैं, जो अपने विरोधियों पर लगातार प्रहार कर रही है। तो 12 दिनों के बाद हमने देखा है कि वे ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में असफल रहे हैं। उन्हें यह स्वीकार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है कि यूरेनियम जब्त करने का उनका अभियान असफल हो गया है। उनकी कोई भी कार्रवाई सफल नहीं हुई है, यहाँ तक कि उनकी तथाकथित वायु श्रेष्ठता भी संदिग्ध है। ईरान फारस की खाड़ी क्षेत्र में जहाज़ों के लिए शर्तें तय कर सकता है, और इन अरब परिवार तानाशाहियों ने इतने सारे ईरानियों की हत्या में अपनी मिलीभगत के लिए भारी कीमत चुकाई है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बड़ी विफलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह युद्ध खत्म हो गया है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि ईरान की 10 सूत्रीय योजना को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है। मैंने तेहरान और बगदाद में लोगों के जश्न मनाने के बारे में पढ़ा है। यह ईरानियों और क्षेत्र के अन्य सहयोगियों द्वारा किए गए 36 दिनों के जबरदस्त बलिदान के बाद हो रहा है। क्या आप हमें ईरान में माहौल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? in Iran. Well, again, we're cautiously optimistic because all of. खैर, एक बार फिर हम सावधानी पूर्वक आशावादी हैं, क्योंकि हमारे सभी सहयोगी युद्ध विराम का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि लेबनान, जबकि इजरायली शासन लेबनानी नागरिकों की हत्या जारी रखे हुए है, और इसका मूल रूप से मतलब यह है कि नेतन्याहू और जायनिस्ट फारस की खाड़ी में व्यापार के सामान्यीकरण को नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि तेल, एलएनजी और उर्वरक का निर्यात हो।
वे इस समय क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें आने वाले दिनों के प्रति सतर्क रहना होगा। ईरान इस शासन द्वारा अपने मित्रों, सहयोगियों या नागरिकों की, चाहे वह फिलिस्तीन में हो या लेबनान में, हत्या को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है जश्न मनाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप को अपनी नीति में बड़ा बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इराकियों ने पिछले 36 दिनों में अपने देश को कब्जे से मुक्त कराने में भारी बलिदान दिए हैं और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ईरानियों ने भी लगातार हवाई हमलों और निर्मम बमबारी को सहा है। लेबनान के लोगों ने अपनी दृढ़ता और शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि हिजबुल्लाह न तो कमजोर हुआ है और न ही उसकी ताकत घटी है। जैसे कि तवज्जो आपके कार्यक्रम में एक से अधिक बार छाउचक है। मैंने आपके कार्यक्रम इस बार कहा है, जो लोग दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है और अब एक प्रभावशाली शक्ति नहीं रहता है, कहते हैं आज हिजबुल्लाह है पहले से खनजपुन बुजुर्ग है। इसने इजरायली शासन को उसकी ताकत दिखाई है और इसने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वह फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गाजा में नरसंहार को समाप्त करने के उनके प्रयास में अपने सिद्धांतों पर आधारित रुख रखता है। इसलिए जश्न मनाने का कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। कल या एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में या यहाँ तक कि 1 महीने बाद भी दुश्मनी फिर से शुरू हो सकती है। हम सतर्क हैं। Legan oversends befranks that Ray Thrigg does not accept to him as Boerbird 4, and it became abrir wiver me how first have perted to bar than mission hard read. Path metaporn है। Everything that it controlled 40 days ago is enormous. One Israeli press has reported that एक इजरायली समाचार माध्यम ने रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2 सप्ताह की वार्ता शुरू करने के ट्रंप प्रशासन के निर्णय से पहले नेतन्याहू से परामर्श नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या विचार है? और इजराइल ने यह भी कहा है कि वह सामान्य रूप से युद्ध विराम का पालन करेगा, लेकिन लेबनान से संबंधित किसी भी ऐसी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। इन दोनों रिपोर्टों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? Your response to these two reports. The Israeli regime will have to abide by the ceasefire. इजरायली शासन को लेबनान में युद्ध विराम का पालन करना होगा। ये युद्ध विराम का हिस्सा है और उसे इसके विपरीत कुछ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा ईरान ये सुनिश्चित करेगा कि उस शासन को दंडित किया जाए। इसलिए ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। किसी भी तरह से इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू से परामर्श किया गया था या नहीं, ये मुझे वास्तव में स्पष्ट नहीं है। जाहिर है, मुझे यकीन है कि कई जायोनी नेताओं से परामर्श किया गया था, क्योंकि ट्रंप ने अपने चारों ओर इजरायलियों को रखा हुआ है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रही बहसों में गहराई से शामिल थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक ये कि इजरायली शासन अब पूरी दुनिया में नापसंद किया जा रहा है और यहाँ तक कि पश्चिम में भी कई लोग उस शासन से घृणा करते हैं। And even in the West, many people loathe the regime. Also, the United States has brought about a global... It's a policy संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हुआ और वो इससे अथन नहीं है। It's a असर उस पर भी था। मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य में से राजधानी भी अंततः कई लोग नेतन्याहू जैसे लोगों की मांगों से अधिक अपने स्वयं के भाग्य को प्राथमिकता देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि जायोनी शासन का बड़ा प्रभाव नहीं है, वह है। वाशिंगटन जायोनी लॉबी और इजरायली शासन के समर्थकों के कब्जे में है। हम हमेशा ये कहते आए हैं, लेकिन हमें ये जो केंट के इस्तीफे के पत्र से भी पता चलता है, वह ट्रंप द्वारा स्वयं नियुक्त एक बहुत उच्च पदस्थ खुफिया अधिकारी थे। उन्हें घींसिंग स्टेप तवरी फिटेरी स्पेशल सफोर्ड appointed by Trump himself, and he made that very clear admission. So they have huge influence, but at the end of तो the day, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन दिन के अंत में ईरान ने जो कुछ भी अमेरिका की वैश्विक स्थिति के साथ किया है, वह महत्वपूर्ण है और अमेरिकियों को इसका एहसास है।
उन्हें अमेरिकियों को इस शत्रुता में विराम की आवश्यकता थी। तो शायद ये कहा जा सकता है कि इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका में जायोनी लॉबी का निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर ऊपरी हाथ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और यही कारण है कि ईरानी बहुत सतर्क हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजरायली शासन और जायोनी ये नहीं चाहते कि ये स्थिति जारी रहे। वे शत्रुता में विराम को बाधित करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीड़ित बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। आइए शुक्रवार से शुरू होने वाली वार्ताओं पर आते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे उन कुछ धाराओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछूं जिनकी अब रिपोर्ट की जा रही है, एक सामान्य चर्चा का बिंदु है। पिछले 7 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद कमरे का माहौल ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच पूरी तरह अलग होगा। कई विश्लेषक यही कह रहे हैं। जो कुछ ईरान ने दिखाया है और जो नुकसान उसने झेले हैं, उसे देखते हुए उनसे कहीं अधिक सख्त रुख अपनाने की उम्मीद की जा रही है। क्या आप साझा कर सकते हैं कि इन वार्ताओं में जाते समय ईरानी अधिकारियों के मन में क्या चल रहा हो सकता है? Well, first of all, we have not had direct negotiations with Americans. सबसे पहले हमारी अमेरिकियों के साथ कोई प्रत्यक्ष वार्ता नहीं हुई है। इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये सब संदेशों का आदान प्रदान था। अंततः हमने ईरानी जनता की दृढ़ता, ईरानी सशस्त्र बलों की दृढ़ता और प्रतिरोध के धुरी की दृढ़ता के माध्यम से एक बड़ी जीत हासिल की। हिजबुल्लाह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इराक में प्रतिरोध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यमन में प्रतिरोध ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन निश्चित रूप से यह तथ्य कि सड़कों पर लोग, चाहे ईरान, इराक, यमन या लेबनान में हों, लगातार बमबारी का सामना कर रहे थे, फिर भी दृढ़ बने रहे। यह दिखाता है कि इस जीत के पीछे असली शक्ति स्वयं जनता थी। जनता की दृढ़ता, जनता का प्रतिरोध, जनता का सैद्धांतिक रुख। और ये सिनेमा हम सब यकीन सिर्फ इसी से करें कि Trumanistian एक अवरोध की फिलिस्तीनों हॉग प्रीम्बर इस बड़ी साइट न फोरनी और हमारे गाथी था सो हमारी सजा यह है कि हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ईरानी सशस्त्र बलों ने 40 दिनों तक एक विशाल भूमिका निभाई। उन्होंने इजरायली शासन पर दिन रात प्रहार किया। उन्होंने अमेरिकी बलों पर दिन रात प्रहार किया। उन्होंने फारस की खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर दिन रात प्रहार किया। यह लगातार जारी रहा। जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने या ईरान के संवर्धित यूरेनियम को चुराने के लिए कोई अभियान चलाने में असफल रहे। उन्होंने ईरानी जनता को कम आंका। उन्होंने ईरानी सशस्त्र बलों को कम आंका। उन्होंने प्रतिरोध के धुरी को कम आंका। और अब मुझे लगता है कि वे ये समझने लगे हैं कि दुनिया बदल चुकी है। मेरा मानना है कि पूरी वैश्विक बहुसंख्या और यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी इस विजय का जश्न मनाना चाहिए। ईरान लड़ा था और प्रतिरोध की धुरी मतदाने हुए हैं। वे सब केसी लड़नी और फिलिस्तीन यांतश की ज़रूर विनाश के लड़ाई रहेंगे। The extermination of the Palestinian people is a global fight. On the clauses of the talks, बातचीत की धाराओं के बारे में मैं आपसे कुछ विशेष धाराओं पर पूछना चाहता था, लेकिन चलिए उस धारा से शुरू करते हैं जो क्षेत्र में सभी ठिकानों को समाप्त करने से संबंधित है। आपको ये कितना संभव या व्यावहारिक लगता है, और क्या आपको लगता है कि ईरान उस विशेष धारा पर समझौता करने को तैयार होगा? I think that no one is naive in Tehran. मुझे लगता है कि तेहरान में कोई भी इस बात को लेकर भोला नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करने की योजना बना रहा है या क्या करने को तैयार है। लेकिन ईरान किसी शांति समझौते को अंततः तब तक स्वीकार नहीं करेगा
जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती। हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध पिछले 7 वर्षों से जैसा रहा है वैसा ही है, और हमें दंडित किया गया है और हम पर हमला किया गया है। जब सोवियत संघ था तब हमने अफगानिस्तान के कब्जे का विरोध किया था, लेकिन हमने वहां आतंकवाद और उग्रवाद को अमेरिकी समर्थन का भी विरोध किया था। हमने क्यूबा के लोगों का समर्थन किया और आज भी करते हैं। वेनेजुएला के लोग, रंगभेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका के लोग, और निश्चित रूप से फिलिस्तीन के लोग, और जानद आगे। तो यही हमारा अपराध है। हमें उम्मीद नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अचानक वैश्विक दक्षिण के लोगों का समर्थन करने लगेगा। निर्णायक मोड़ है। But this is a turning point. The United States messed around with the wrong country. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गलत देश से उलझने की गलती की और वह असफल रहा। तो चाहे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी समझौते पर पहुंचें और वे हमारी शर्तें स्वीकार करें या नहीं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने प्रस्तावों को एक तरफ रखकर हमारे प्रस्ताव को ढांचे के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिर से कहें तो हम ये दिखावा नहीं कर रहे हैं कि कल ट्रंप कहेंगे हाँ, हम ईरानियों की हर बात स्वीकार करते हैं और उनकी मांगें मानते हैं। लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा है, और इस तथ्य ने कि दुनिया ने ईरानी जनता की असाधारण दृढ़ता और इराकी सरकार के उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखा है, दुनिया के दृष्टिकोण को वर्तमान स्थिति के प्रति बदल दिया है। तो हाँ, सभी 10 बिंदु निश्चित रूप से ऐसे बिंदु हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका को खुश नहीं करेंगे, और उनमें से कुछ को लेकर आप कह सकते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में वे उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ईरान भी इनमें से किसी को अलग रखे जाने को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमें देखना होगा कि हालात कैसे विकसित होते हैं। मेरा मानना है कि जो हुआ है वह एक बड़ा बदलाव है। ईरान अब संयुक्त राज्य अमेरिका को फारस की खाड़ी में पहले जैसी भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देगा। वह अब कतर, अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन को साम्राज्य के प्रतिनिधि या यमन पर बमबारी करने के ठिकाने के रूप में जैसा पहले हुआ था, या 2003 में इराक पर आक्रमण कर ईरानियों का नरसंहार करने के लिए इस्तेमाल होने की अनुमति नहीं देगा। इन देशों को अब सामान्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, जैसे दुनिया के बाकी देश करते हैं। अपने छोटे आकार को देखते हुए वे अब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं नहीं रख सकते। अब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अब उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हॉर्मुज़ जोल्डमुमोत्रित करना है, आइंस्टाइन ईरान को पराजित करना एनियम असफल रहा है। What do you make about the clause about sanctions? प्रतिबंधों से संबंधित धारा के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ईरान के लिए प्रतिबंध अब कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं। वे जो एक बिंदु उठाते हैं वह चीन के साथ उसके व्यापार और अन्य प्रकार के आदान प्रदान से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी नहीं आई है। वास्तव में पिछले 60 दिनों में ये बढ़ा है। भुगतान संतुलन भी उचित रहा है, जिसमें ईरान ऊर्जा का निर्यात करता है और बदले में चीन से औद्योगिक उपकरण, संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण घटक प्राप्त करता है। ये विडंबनापूर्ण नहीं है? तो ईरान के लिए प्रतिबंधों का हटाया जाना कितना महत्वपूर्ण है, और क्या आपको लगता है कि वे वास्तव में इन्हें हटा देंगे? खैर, फिर से ये मेरे पिछले उत्तर से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ईरानी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भोले नहीं है। उम्मीद ये नहीं है कि ट्रंप इन मांगों को स्वीकार करेंगे, बल्कि ये है कि ये सभी मांगे वाजिब हैं। सभी 10 ये कोई बेहुदा मांगे नहीं हैं, ये तर्कसंगत हैं। समस्या ये है कि दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य देशों पर हावी होने और उन्हें डराने धमकाने की इतनी आदी हो चुकी है कि जब वे ईरान को वाजिब मांगे करते देखते हैं तो उन्हें यह अनुचित लगता है, क्योंकि बाकी सभी देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने अनुचित रियायतें देनी पड़ती हैं।
और ईरान ही एकमात्र देश है, शाब्दिक रूप से रूस और चीन को छोड़कर, जो ऐसा करने से इनकार करता है। लेकिन ईरान एक छोटा देश है, इसलिए ये सबको चौंकाता है। ये मांगे अनुचित नहीं है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बातचीत किस दिशा में जाती है, प्रतिबंधों की व्यवस्था ढह रही है, और ये युद्ध उस ढहाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारत की व्यापारिक स्थिति या फिर अमेरिका के साथ शुल्कों पर बातचीत की मेज पर भारत की स्थिति भी मजबूत होती है। जो कुछ इन फौरस दिनों में हुआ है, उसके बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी देश को पहले की तरह डराकर या दबाव डालकर नहीं चला सकता। इसलिए भारत के लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। इस्राएली और अमेरिकी नीतियों ने अपनी लापरवाह, क्रूर और निर्दयी हरकतों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से एक संकट पैदा किया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि उन्हें भारतीय जनता या किसी और की परवाह नहीं है। लेकिन अब आम भारतीय, भारत सरकार और दुनिया भर की सरकारें बातचीत की मेज पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकती हैं और अपने अधिकारों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ईरान ने क्या किया है। एक समय ऐसा था जब भारत ने ईरान से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का आयात शुरू किया था, लेकिन जब द्वितीयक प्रतिबंध कड़े हो गए तो वह प्रवाह लगभग रुक गया। अब वह फिर से शुरू हो सकता है, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बड़ा प्रोत्साहन होगा जितना ईरान के लिए। मैं आपसे अपने 2 अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था। पहला, मेरा मानना है कि वार्ता की मेज पर ईरानियों की एक प्रमुख और अडिग मांग यह होगी कि वे होर्मुज जलदमरूमध्य पर अपनी पकड़ बनाए रखें। चार्ल्स फ्रीमैन ने कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा की थी कि सदियों बाद ईरान का हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है, और ये एक निर्णायक बिंदु था जिसने युद्ध के दौरान ईरान को काफी प्रभावशाली स्थिति दी। मेरा अपना आकलन है कि ईरानी अधिकारी मुआवजे या युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए टोल वसूलने के मुद्दे पर पूरी तरह अडिग रहेंगे। आपके विचार में ईरानी वार्ताकारों के मन में क्या चल रहा होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरानी अब पुराने हालात में वापस नहीं जाएंगे। वह दौर खत्म हो चुका है। हम पहले से ही होर्मुज जलदमरूमध्य में इसके संकेत देख रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी सरकार के सद्भावनापूर्ण प्रयासों ने तनाव कम करने का एक अवसर प्रदान किया है, और उम्मीद है कि तेल का प्रवाह जारी रहेगा, भले ही इजरायली शासन वार्ता और युद्ध विराम को बाधित करने की कोशिश कर रहा हो। अगर वे ऐसा करते रहे तो जाहिर है कि तेल का प्रवाह रुक जाएगा। दुनिया को इजरायली शासन पर दबाव डालना चाहिए ताकि फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिकों के नरसंहार को समाप्त किया जा सके। लेकिन ईरान अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग जारी रखेगा ताकि वह होर्मुज जलदमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रख सके। ईरान चाहता है कि ये एक ऐसा जलदमरूमध्य हो जहां लोग व्यापार और कारोबार के लिए इसका उपयोग कर सकें, लेकिन इसे ऐसे स्थान के रूप में इस्तेमाल न किया जाए जहां वाशिंगटन से जुड़े तानाशाह क्षेत्र के लोगों के खिलाफ साजिश करें। अब यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ईरान का होर्मुज जलदमरूमध्य पर नियंत्रण व्यापार को सीमित नहीं करेगा। ये साम्राज्य को भविष्य में और अधिक अस्थिरता पैदा करने से रोकेगा। और मेरा मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्पष्ट रूप से लाभदायक है। As being beneficial to the international community. My final question, Professor. मेरा अंतिम प्रश्न, प्रोफेसर मरांदी। हमने अपने एक कार्यक्रम में प्रोफेसर प्रभात पटनायक के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ ईरानी प्रतिरोध के महत्व पर चर्चा की थी। प्रोफेसर पटनायक ने कहा था कि ईरान का संघर्ष पूरे ग्लोबल साउथ का संघर्ष है। मैं थोड़ा परिभाषित कर रहा हूं, लेकिन बातचीत का सार यही था। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वयं निर्धारित उद्देश्यों को देखते हुए
मेरा मतलब है उन्होंने उन्हें एक ही दिन में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को समाप्त करने, क्षेत्र में ईरान के सहयोगियों को समाप्त करने और निश्चित रूप से शासन परिवर्तन की बात की थी। हम इस सूची में और भी बिंदु जोड़ सकते हैं जो अमेरिका के उद्देश्य रहे हैं, लेकिन उन सभी में वह असफल रहा। और ये शायद साम्राज्यवाद के इतिहास में एक दुर्लभ क्षण है जब एक प्रभुत्वशाली शक्ति को ग्लोबल साउथ के देशों ने इतने कम समय में पीछे धकेल दिया है। हमारे क्षेत्र में साम्राज्यवाद के लंबे इतिहास को देखते हुए मैं आपसे ये व्यापक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये क्षण ग्लोबल साउथ के लिए एक सामूहिक रूप में क्या दर्शाता है? Well, you put it better than I could. खैर, आपने इसे मुझसे कहीं बेहतर तरीके से कहा। आपका स्पष्टीकरण मेरी किसी भी बात से कहीं अधिक प्रभावशाली था। मुझे लगता है कि ये ग्लोबल साउथ के लिए एक मोड़ है, एक निर्णायक क्षण, शायद पश्चिमी प्रभुत्व के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, वियतनाम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वैश्विक प्रभुत्व रखने वाला वह महाशक्ति थी जो एक के बाद एक देशों को बेरहमी से नष्ट कर रही थी, आखिरकार एक दीवार से टकरा गया। और ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि ईरान स्वतंत्र था और नरसंहार का विरोध कर रहा था। और यह ऐसी बात है जिसे ग्लोबल साउथ के लोग महसूस कर सकते हैं, वे इसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि एक उचित बात है। आप नरसंहार का विरोध करते हैं, आप क्यूबा के लोगों का अगला होने का विरोध करते हैं, आप वेनेजुएला के लोगों पर दुख थोपने का विरोध करते हैं, और इसके लिए आपको दंडित किया जाता है। मेरा मानना है कि सभी लोग महसूस करते हैं कि ईरान का रुख न्याय संगत था और अब भी न्याय संगत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और ईरान की जीत, और मुझे लगता है कि आपने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक छोटे युद्ध में हुई। यह जरूरी नहीं कि खत्म, हम फिर से युद्ध में जा सकते हैं, लेकिन ये वाला छोटा था। अमेरिकियों को देश पर कब्जा करने में असफलता मिली। ये कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है जहां उन्होंने दशकों तक देश पर कब्जा बनाए रखा। This is no Iraq. This is no Afghanistan where they occupied the country for decades. They failed to take a single square meter. Vireka ऊपर वर्ग मीटर हिस्सा लेना है। सुमेर अमेरिकी ईरान और वैश्विक दोनों में वृद्धि दक्षिण में उपलब्ध नहीं। ईरान ने ये अपने दम पर की, उसके मित्र, लेकिन उसने ये सब अकेले किया, इस विशाल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के खिलाफ। मेरा मानना है कि इससे पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई है, इससे भारत की स्थिति मजबूत हुई है, इससे बांग्लादेश की स्थिति मजबूत हुई है, इससे उन सभी की स्थिति मजबूत हुई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में हैं कि वे सम्राट को रियायतें दें। अब ये सभी देश कह सकते हैं हमारा अधिकार है, हमारा संबंध संतुलित होने चाहिए, इपो हमारा साथ सम्मानपूर्वक फॉरवर्ड टुवर्ड इरानी उनकी फिनी ने उनके थ्रेस दी टुवर्ड। और मुझे ये भी जोड़ना चाहिए कि जिस तरह वैश्विक दक्षिण में ये चेतना बढ़ रही है, उसी तरह साम्राज्यवादी केंद्र के हृदय स्थल में अमेरिकी साम्राज्य की कपटी प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, और शायद यही एक कारण है। मेरा मतलब है, कुछ मायनों में ये उस दौर से मिलता जुलता है जब प्रथम विश्व युद्ध के समय पारंपरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध था। बेशक उसके बाद अमेरिकी नेतृत्व में एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद उभरा, लेकिन यह ऐसा समय है जब साम्राज्यवादी केंद्र के भीतर एक बड़ी संख्या में लोग पश्चिमी साम्राज्य की नग्न सच्चाई को देख पाने में सक्षम हुए हैं। और शायद यही कारण है कि हम मुख्यधारा के मीडिया में इतनी पागलपन भरी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोगों को और भी अधिक पागलपन का सामना करना पड़ेगा। और मुख्यधारा मीडिया से आने वाले विरोध आदि। आपकी अंतिम टिप्पणी? हाँ, और मैं सहमत हूँ। मुझे कुछ बातें ध्यान में आती हैं। ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, और जो आप कह रहे हैं वह इस बात की ओर इशारा करता है कि ये ट्रंप से कहीं बड़ा मुद्दा है, और आप बिल्कुल सही हैं।
जब ट्रंप ईरान को मिटाने, उसे पाषाण युग में वापस भेजने और एक सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहे थे, वह हफ्तों से ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने मिटा देने से शुरुआत की थी। वे सब एक जैसे हैं। क्या आपने देखा कि पश्चिमी मीडिया में ट्रंप के विरोधियों ने उनका विरोध किया हो? क्या आपने गार्जियन में कोई आक्रोश देखा? क्या आपने दी न्यूयॉर्क टाइम्स या MSNBC में कोई आक्रोश देखा? वे ट्रंप से नफरत करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं? क्या हम देखते हैं कि पश्चिम के नकली मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसे खतरों पर, जो मानव इतिहास में सबसे बड़े होलोकॉस्ट को अंजाम देने की धमकी हैं, क्रोध में अपने बाल नोच रहे हैं? नहीं। तो ये दिखाता है कि पूरा पश्चिमी राजनीतिक तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है और उस तंत्र में मुख्यधारा की मीडिया भी शामिल है। यही वह एप्स्टीन वर्ग है जो नियंत्रण में है, और ऐसा होना जरूरी नहीं था। आप जानते हैं, 2 बहुत उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर एक किताब लिखी थी। दोनों ने व्हाइट हाउस में काम किया था, फ्लिंट और हिलेरी लेवरेट। फ्लिंट लेवरेट कोंडोलीजा राइस के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व मामलों के प्रमुख थे, और फिर उन्होंने इराक युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो वे एक सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी पत्नी हिलेरी फारस की खाड़ी मामलों की प्रमुख थी। मेरा ख्याल है कि वे व्हाइट हाउस में मिले थे, और जब वे वहां से निकले तो उन्होंने गोइंग टू तेहरान नाम की एक किताब लिखी। ये बहुत अच्छी किताब है। मुझे लगता है कि हर किसी को इसे पढ़ना चाहिए। अगर अमेरिकी विश्लेषकों ने इस किताब को पढ़ा होता, बजाय इन दोनों लोगों पर हमला करने के, क्योंकि डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, विशेषज्ञ और थिंक टैंक के लोग सभी ने इन पर यह कहने के लिए हमला किया कि हमें ईरान को समझना चाहिए, तो वे देख पाते कि यह किताब ईरान से जुड़ी कई मिथकों पर बात करती है और बताती है कि क्या किया जाना चाहिए। अगर अमेरिकियों ने उन ज़ायोनिस्टों की बात सुनने के बजाय, जो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, इन दोनों लोगों की बात सुनी होती, तो हम आज जिस स्थिति में हैं उसमें नहीं होते। यह एक अच्छी किताब है। मुझे लक्ष्मण लोधी को इस पर छुई। इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया की कमी का एक हिस्सा, जैसे कि रातों रात सभ्यता का अंत, जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से मिली भगत और भ्रष्टाचार के कारण है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इसका एक हिस्सा हमारे क्षेत्र में सभ्यता की अवधारणा के प्रति अज्ञानता से आता है। पश्चिम के बहुत से लोगों के लिए सभ्यता का मतलब अचल संपत्ति, इमारतें या अधिक से अधिक रेल मार्ग और सड़कें होता है। लेकिन हमारे लिए सभ्यता इससे कहीं गहरी है। ये हमारे भोजन, हमारी संस्कृति, हमारे अनुष्ठानों और शायद हमारे धर्म में भी रची बसी है। और मैं ये बात एक वामपंथी के रूप में कह रहा हूँ। हमारी लोकगीतों में जो कहानियां जीवित हैं, मेरा मतलब है, मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन सभ्यता का प्रतिनिधित्व क्या करता है और क्यों इसे बस बमबारी करके मिटाया नहीं जा सकता? ये वो चीज है जो हजारों वर्षों में समय की शक्तिशाली ताकत से निर्मित हुई है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम के बहुत से लोग वास्तव में समझ सकते हैं कि सभ्यता का अर्थ कितना गहरा होता है। मैं सहमत हूँ, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, जिसका इतिहास बहुत छोटा है और जो उन लोगों को नष्ट करके बना जिन्होंने उस भूमि के मालिक थे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब ईरान के बारे में अधिक जानने लगे हैं। वे ईरान में अधिक रुचि ले रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में ऐसा क्या है जिसने उसे इतना मजबूत बनाया है, और हिजबुल्लाह प्रतिरोध के धुरी के बारे में भी। अब इस विषय में बहुत रुचि है, और मुझे यकीन है कि ज़ायोनिस्ट इससे बहुत असंतुष्ट हैं। वे और किताबें लिखने और अधिक प्रचार तैयार में थी व्यस्त। इन लोगों की आंखें पुट फोर। इन टेस्ट पर इसे समाप्त करेंगे। प्रोफेसर मिरांडे, इतांगे ब्रेक आर्थ सुवंतीनी। मुझे आमंत्रित देवर टनीस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Hi,
My name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.